इस कहानी का मेन कैरेक्टर नेथन हॉर्पर एक 18 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहता है। वैसे तो नेथन की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन रात के टाइम उसे एक अजीब ख्वाब आता है और वो ख्वाब उसे रोजाना आता है। इसके लिए वो एक मनोवैज्ञानिक से मिलता है जो उसकी काउंसलिंग करती है। वो औरत नेथन से काफी अजीब सवाल पूछती है। दूसरी तरफ नेथन अपनी स्कूल फ्रेंड केरन के साथ एक गुमशुदा बच्चों के प्रोजेक्ट पर काम करता है। ये उसके हाई स्कूल का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के दौरान नेथन एक ऐसी वेबसाइट खोलता है जो ये बता सकती है कि पास्ट में जितने भी बच्चे गुमशुदा हुए हैं वो आजकल कैसे दिखते हैं। नेथन ये देख हैरान हो जाता है कि गुमशुदा बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है और उसने वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे नेथन अपने बचपन में पहना करता था। और वो सच जानने की कोशिश करता है और नेथन किसी तरह ये जान लेता है कि उसके माँ बाप बायोलॉजिकली अनरिलेटेड हैं, यानी कि नेथन उनका बच्चा नहीं है। इस बात की कंफर्मेशन के लिए नेथन अपनी माँ के पास जाता है और इसके बारे में उससे पूछता है तो उसकी माँ बताती है, हाँ ये सही है, हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। अभी नेथन अपनी माँ से बात कर रहा था कि दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नेथन की माँ दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर दो लोग खड़े होते हैं। वो दोनों खुद को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एम्प्लॉय बताते हैं। नेथन की माँ को उन पर शक हो जाता है और वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं और नेथन की माँ को पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नेथन के फादर भी आ जाते हैं और वो नेथन को वहाँ से भागने के लिए कह देते हैं। नेथन भाग जाता है लेकिन उसके माँ बाप को मार दिया जाता है। यहाँ पर नेथन की दोस्त केरन भी मौजूद होती है जिसे ये दोनों पकड़ लेते हैं। नेथन के माँ बाप तो अब मर चुके हैं, लेकिन वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए वापस आता है। नेथन केरन को बचा लेता है और वो कोशिश भी करता है देखने की कि ये दोनों आदमी कौन हैं। इससे पहले नेथन ये सब देख पाता, ये दोनों आदमी उसके घर को बम लगाकर उड़ा देते हैं। बम फटने से ठीक पहले नेथन घर से बाहर आ जाता है और केरन इसमें जख्मी हो जाती है और नेथन उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहां पर नेथन पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल को CIA एजेंट फ्रैंक बर्टन हैक कर लेता है। वो नेथन को बताता है जो तुम्हारे साथ हुआ उसे फोन पर समझाना आसान नहीं, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम इंतजार करो, मैं कुछ आदमी तुम्हें लेने के लिए भेजता हूँ। लेकिन एकदम से वही मनोवैज्ञानिक औरत CCTV कैमरों से बचने के लिए गुब्बारों में छिपकर वहाँ आ जाती है। ये औरत भी CIA की एजेंट होती है। ये नेथन को एक सेफ हाउस का एड्रेस देती है, कहती है यहाँ जाओ, यहाँ तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ CIA एजेंट फ्रैंक बर्टन बताते हैं कि जब नेथन 3 साल का था उसके फादर CIA के एजेंट थे। उन्होंने सर्बियन आतंकवादियों से ऐसी हार्ड ड्राइव चुराई थी जिसके अंदर 25 करप्ट CIA ऑफिसर्स के नाम हैं। आतंकवादियों का यही प्लान होता है कि नेथन को अगवा कर उसके बदले में उसके बाप से ये ड्राइव ली जाए, लेकिन नेथन के फादर को ये पहले ही मालूम हो जाता है और वो नेथन को किसी और फैमिली को दे देते हैं। उनको डर होता है कि अगर नेथन उसके साथ रहा तो उसकी जान को खतरा होगा। इसी रीजन की वजह से वो सर्बियन आतंकवादी एक फेक चाइल्ड मिसिंग वेबसाइट बनाता है जिससे वो नेथन को ढूंढ सके और वो हार्ड ड्राइव हासिल कर सके। जो लोग नेथन के घर गए थे वो इसी आतंकवादी के लोग थे। अब नेथन और उसकी दोस्त केरन दोनों सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनको एक हार्ड ड्राइव मिलती है जिसके अंदर CIA के करप्ट ऑफिसर्स का नेम है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं। यहाँ पर उनको एक गन, पैसे और सेल फोन मिलता है। केरन परेशानी की हालत में होती है और अपने घर में कॉल लगाती है, लेकिन उसकी कॉल को आतंकवादी हैक कर लेते हैं और केरन को इस बात पर शक होता है जिसकी वजह से इन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। इनको मालूम नहीं होता जब ये दोनों भाग रहे थे कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये आदमी केरन को अगवा कर लेता है और उसके मुंह को टेप लगाकर बंद कर देता है। वहां पर नेथन भी आ जाता है और वो उस आदमी को चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देता है और केरन को बचा लेता है
अब नेथन CIA ऑफिसर फ्रैंक बर्टन से मिलता है। फ्रैंक उसे बताता है, तुम्हारे पिता ने जो डेटा चोरी किया था वो तुम्हारे पास है। मुझे वो डेटा दे दो ताकि मैं इस मामले को सुलझा सकूं। मैं यकीन दिलाता हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एक स्नाइपरमैन एक बिल्डिंग की छत से इन पर गोलियां चला देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। ये आतंकवादी नहीं चाहते कि डेटा किसी सूरत में लीक हो। इस डेटा के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं कि कौन कौन से लोग आतंकवादियों से मिले हैं। वो नहीं चाहते कि सच्चाई सबके सामने आए। केरन और नेथन वहां से कार में बैठकर भाग जाते हैं। अब नेथन को एक कॉल आती है। सर्बियन आतंकवादी नेथन को कहता है, मुझे वो डेटा ड्राइव दे दो वरना मैं केरन के पेरेंट्स को मार दूंगा। यहाँ जिंदगी का सवाल है तो नेथन एग्री हो जाता है और वो आतंकवादी नेथन को डेटा ड्राइव देने के लिए बेसबॉल स्टेडियम बुलाता है। नेथन का प्लान होता है कि वो उस आदमी को वहीं मार देगा। नेथन अपने किसी पुराने दोस्त की मदद से एक गन हासिल कर लेता है। जब सर्बियन आतंकवादी वहां पहुंचता है वो बातों बातों में नेथन को बताता है कि किस तरह मैंने तुम्हारी मां को मारा क्योंकि उसने तुम्हारे पिता की लोकेशन देने से इनकार कर दिया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसे मारना पड़ा। नेथन, तुम सिर्फ 3 साल के थे और तुम वहां पर मौजूद थे। यह सुनकर नेथन गुस्सा हो जाता है और वो गन निकाल लेता है, लेकिन वो आतंकवादी नेथन के हाथ से गन को छीन लेता है, जिसकी वजह से नेथन को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ पर CIA के एजेंट भी मौजूद होते हैं, वो भी उन पर नजर रख रहे थे। जब नेथन भाग रहा था तो पहली बार उसे उसके पाप की कॉल आती है। वो उसे कहते हैं, नेथन मुझ पर भरोसा रखो, मैंने दूर रहते हुए तुम्हारा ख्याल रखा, मैं अभी भी तुम्हारे करीब हूँ, तुम बस किसी तरह भागकर पार्किंग एरिया में आ जाओ। नेथन अब भागकर पार्किंग एरिया में आ जाता है। यहाँ पर वो टेररिस्ट भी उसके पीछे आ जाता है। नेथन के फादर स्नाइपर से उसे उड़ा देते हैं। इतनी देर में फ्रैंक बर्टन वहां आ जाता है। वो नेथन को कहता है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये डेटा ड्राइव मुझे दे दो ताकि मैं इस मामले को सुलझा सकूं। लेकिन वहां पर CIA के उच्च अधिकारी पहुंच जाते हैं और वो फ्रैंक बर्टन को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि नेथन के फादर ने उनको बता दिया था कि फ्रैंक बर्टन भी करप्शन में इन्वॉल्व है। नेथन ये हार्ड ड्राइव सीनियर CIA ऑफिसर्स को दे देता है। अब नेथन को उसके फादर की दोबारा कॉल आती है। वो नेथन से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, नेथन, मैं वैसा फादर नहीं बन पाया जैसा मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, दूर रहते हुए भी। ये सब बातें फोन पर हो रही होती हैं। नेथन कहता है, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन वो इनकार कर देती हैं क्योंकि वो शर्मिंदा हैं कि मैं अच्छे बाप की तरह परवरिश नहीं कर पाया। वो कहते हैं, नेथन, मेरे रहते हुए तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को कोई नुकसान नहीं होगा, और ये कहकर फोन काट देते हैं। यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।